So when's the right time to make a will? So now whenever you start acquiring your first assets, then you should start planning. जैसे कि अगर मैंने will नहीं बनाई, then what will happen with my assets? उनको कंज्यूम करने के लिए आपको एक लेंदी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. What happens if a divorce is in process? Then the property is still going to the another spouse. तो अगर मैं will नहीं लिखी है मैंने and I die, तो फिर कौन कौन इनहेरिट नहीं कर सकता मेरी विल को या मेरी एसेट्स को? So you need to choose witnesses to whom you can trust. Because in your absence, अगर उस विल पे कोई भी challenges आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो that person, that witnesses कोर्ट में जाकर के जस्टिफाई कर सकते हैं कि yes, this is a genuine document. Writing a will can be expensive and time consuming. आज के टाइम में हम ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो हमसे पहले वाली जनरेशन्स ने बहुत कम फेस की है. उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें नए और क्रिएटिव तरीके ढूंढने की ज़रूरत है. उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है विल. विल के बारे में ज़्यादातर हमने बॉलीवुड मूवीज़ में सुना है, बट इसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, और है भी तो बहुत कम है. विल की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी है आज के समय में, ये बताएंगी हमें हमारी आज की गेस्ट मिस मोनिका तपारिया. मिस मोनिका तपारिया डायरेक्टर एंड हेड ऑफ लीगल्स हैं एसेट पल्स में. ये एक लॉयर हैं और इनकी स्पेशलाइजेशन है सक्सेशन लॉ, बिजनेस लॉ, FMCG, कंप्लायंसेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लेट्स वेलकम मिस मोनिका तपारिया. हेलो मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम. Hi Chahad, thank you for this opportunity. And let's start the conversation. My first question for you is, what is will? सो विल जिसे हिंदी में हम वसीयत कहते हैं. हाँ जी. तो वैसे तो ये सबको पता है कि वसीयत क्या होती है, लेकिन इसके बारे में हम एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे यू कैन डिसाइड टू whom you should distribute your hard-earned money. So you can write this document and then it comes into picture after your demise. Yeah. So you can just decide that your hard-earned money will be distributed equally to your loved ones so that their future is also secured. Okay. मैम, तो क्या हैंड रिटन विल वैलिड है इंडिया में? यस, आप अगर हैंड रिटन विल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन विल लिखने के लिए उसके बाद उस पर आपका सिग्नेचर होना मैंडेटरी है. Okay. और उस पर डेट जिस दिन आप उसको लिख रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि विटनेस. सो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 witnesses who should watch you that yes, you have written this will document, and they should attest this will. Then only it becomes a legally valid document. So it can be either hand written, और अगर आप इसको टाइप करवा करके लेते हैं तो भी वो चलता है, लेकिन इसका प्रिंट लेकर के उसको वेटिंग सिग्नेचर इज द मैंडेटरी पार्ट. ओके. इफ कोई ऑनलाइन बिल बनवा रहा है, उसमें क्या करेंगे फिर? सी, ऑनलाइन विल और ई विल दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं. तो जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है आसान विल, उससे भी हम ऑनलाइन विल के लिए ही आपको हेल्प करते हैं. तो ऑनलाइन विल का मतलब है हमने आपका डेटा ऑनलाइन कलेक्ट किया. उसके लिए हमें बैठ करके और हैंड रिटन डेटा देने की ज़रूरत नहीं है. सो ऑनलाइन विल में वी जस्ट कलेक्ट योर डेटा एंड ड्राफ्ट इट ऑन आवर लैपटॉप और कंप्यूटर एंड ईमेल इट टू यू. सो दैट्स अ ऑनलाइन ड्राफ्ट. सो दैट ड्राफ्ट इज़ वैलिड, but you need to take the print out and sign it a vetting signature, then only it becomes a valid document. So जो soft copy है वो एक valid document नहीं माना जाता है. डिजिटल सिग्नेचर्स भी वैलिड नहीं माना जाता है. आपको उसका प्रिंट लेकर के साइन करना होता है, तभी ये वैलिड डॉक्यूमेंट बन रहा है. ओके. मैम, विल कब तक वैलिड होती है इंडिया में? सी, विल की ऐसे कोई वैलिडिटी नहीं होती है, क्योंकि विल जो है आप लिखते तो आपकी लाइफ टाइम में है, बट इट कम्स इनटू पिक्चर आफ्टर योर डेथ. तो इसकी जो वैलिडिटी है वो मतलब एज लॉन्ग इट द डॉक्यूमेंट कंटिन्यूज. लेकिन एज सुन एज योर फैमिली मेम्बर्स ट्रिगर्स कि एक विल डॉक्यूमेंट लिखा है हमारे फैमिली मेम्बर ने, तो उसको एग्जीक्यूट जितना जल्दी उतना जल्दी करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतना ही उस पर चैलेंजेस और उसकी जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन मार्क पुट हो सकता है. ओके. तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिमाग में रखने चाहिए इफ समबडी इज राइटिंग अ विल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो भी एसेट्स की लिस्ट है वो अक्यूमुलेट कर लीजिए. कोई भी एसेट्स मिस ना हो कि आपने जो भी वेल्थ एक्वायर करी है. इट कैन बी योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी योर ज्वेलरी, जिसको हम मतलब काउंट ही नहीं कर पाते हैं, बट इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे. सो आपके FDs, म्यूचुअल फंड्स जो भी, आप उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए. फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स, ठीक है. और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू शुड बी इन अ साउंड स्टेट माइंड.
कोई भी जो अगर मेंटली मतलब इल है या फिर दे आर नॉट इन ए कैपेसिटी टू डू द लीगल एग्रीमेंट्स, दे कैन नॉट राइट अ विल. So first important point is soundness of mind, and then your accumulated list of documents and किनको आप distribute करना चाहते हैं, who can be your beneficiaries. एंड ये सारी चीज़ों के बाद में आपको उस ड्राफ्ट पे हार्ड कॉपी पे साइन करना होता है. एंड देन विटनेसेस, सो एटलीस्ट मिनिमम 2 विटनेस शुड बी देयर. सो रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें क्या हुआ था कि एक ओल्ड एज इंडियन थे, उन्होंने अपना वसीयत लिखा घर पे और सिर्फ एक ही विटनेस से साइन करवाया. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया क्योंकि इस पे 2 विटनेस का साइन नहीं था. तो जब भी हम ये सब चीज़ें लीगल डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या मतलब लीगली इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, मैंडेटरी थिंग्स है, वी शुड कंसिडर दैट. तो when's the right time to make a will? या दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो इट्स नॉट लाइक कि वसीयत हमें ओल्ड एज में या 80s और 70s में ही जा करके लिखनी चाहिए. तो इट्स अ मिथ कि हम मतलब अपने बुढ़ापे में ये सब प्लान करेंगे. बट नाउ इट डेज वी आर रनिंग इन लाइक दिस सेंचुरी एंड world is growing so fast. Yeah. So now whenever you start acquiring your first assets, you start acquiring your first house, you are getting married or any other life changing events are happening, then you should start planning. Okay. मैम जैसे कि अगर मैंने will नहीं बनाई, then what will happen with my assets? Okay. सो अगर आपके पास में आपने वसीयत नहीं लिखी है, सो हम आपके ग्रैंड पेरेंट या किसी भी एक फैमिली मेम्बर के एग्जाम्पल लेते हैं. तो एक्स फैमिली मेम्बर ने विल नहीं लिखी और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ के बाद में जो भी उनके एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ एक लिस्ट है लीगल डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको प्रोसेस करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनका लीगल एयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. तो फर्स्ट आप उनका लीगल एयर सर्टिफिकेट लेंगे जिसका प्रोसेस होता है 6 to 7 months मिनिमम, और इन लैक्स उसकी फ़ी होती है. फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ जो भी उनकी स्टैम्प ड्यूटीज़ कैलकुलेट, तो एक लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस है. उसके बाद में आप अपनी जो वेल्थ है उसको क्लेम कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि अपने ही फादर, अपने ही ग्रैंडफादर की पेरेंट्स को आप कंज्यूम, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको कंज्यूम करने के लिए आपको एक लेंदी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. तो अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट भी इशू करवाना है तो भी उसके लिए 15 days 30 days का टाइम हो जाता है. तो अगर आप और डॉक्यूमेंट्स काउंट करेंगे तो आप खुद सोचिए कि कितना लंबा ड्यूरेशन और आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और हमारी जनरेशन में ना तो इतना पेशेंस है, ना ही उनके पास इतना टाइम है कि वो अपना जॉब, अपना करियर मतलब ड्रॉप करके और ये सारा लीगल पचड़ों में पड़े. हाँ. सो दैट्स द मेन रीज़न कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स प्लान करना चाहिए. तो कौन अलाउ नहीं है मेरी विल को इनहेरिट करने के लिए इफ़ आई राइट अ विल? सी ऐसा आपके किसी भी, जैसे आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं और आपके नॉन ब्लड रिलेटिव्स है, तो विल के थ्रू तो आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं. इवन इफ़ यू वांट कि मेरा कोई फ्रेंड है, या नाउ इट इज़ लिव इन रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो ग्रोइंग सो फास्ट. तो आप लिव इन कपल्स है, वो अपने कपल्स को, अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी दे सकते हैं. तो इनहेरिट और डिसइनहेरिट का तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को डिसइनहेरिट करना चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप उनको आपकी विल में मेंशन कर सकते हैं कि किसको मैं अपनी प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करना चाहती हूँ, और उसके रीजंस दे सकते हैं. और लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई बैंकरप्ट है या फिर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो ऐसे जो भी मतलब क्रिमिनल केसेस हैं, तो उन केसेस में आपके फैमिली मेम्बर उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं. तो जो आपके बेनिफिशियरी है उनका भी चैप्टर बहुत क्लियर होना चाहिए. ओके. तो अगर मैं विल नहीं लिखी है मैंने एंड आई डाई, तो फिर कौन कौन इनहेरिट नहीं कर सकता मेरी विल को या मेरी एसेट्स को? ओके. सो इसमें इंडियन सक्सेशन लॉज डिफर इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल. सो फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मेल. So for example, if a male who is married and there are wife, mother, फादर एंड किड्स, मतलब एक नॉर्मल हिंदू मेल मैरिड का हम सिनेरियो लेते हैं कि फैमिली में ये एक्स मेंबर्स हैं, तो लीगल हायरार्की कैसे वर्क करती है? एनी आइडिया यू वांट टू गेस कि इफ की मतलब मैरिड मैन की डेथ होती है तो किसको फैमिली में जो वाइफ को बच्चों को मिलेगी आई गेस. ओके. पेरेंट्स का क्या? पेरेंट्स ने तो पूरी जिंदगी के पैसे कमाए आई गेस. पैसे कमाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब एक्सीडेंटल डेथ हो गई या किसी भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से बेटे की डेथ हो गई और उसके जो भी सर्वाइवर्स है उनमें पेरेंट्स भी हैं. हाँ. तो अगर सारी प्रॉपर्टी सोचो वाइफ को और किड्स को चली गई और पेरेंट्स की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो ये कितना बड़ा पेन पॉइंट हो सकता है फैमिली के लिए.
सो इन लीगल हिरार्की हाउ इट एक्चुअली वर्क्स कि जो बेटे की प्रॉपर्टी है वो मदर, उनकी वाइफ और उनके बेटे तीनों अगर मेंबर्स हैं तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और फादर को कुछ भी नहीं मिलता है। सो फादर इज 100% एक्सक्लूडेड। तो अगर फैमिली में मतलब बॉन्ड अच्छी नहीं है, प्रॉपरली वो लोग एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे हैं, तो फादर तो बेचारे एकदम कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड हैं। या तो उनके मतलब फ्यूचर जो उनका ओल्ड एज है उनका वो तो पूरा रिस्क में है। अब नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फीमेल। सो फीमेल के केस में वुड यू लाइक टू गेस एनीथिंग कि मैरिड विमेन है और उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड है, किड्स है, हस्बैंड के पेरेंट्स भी है। सो व्हाट डू यू थिंक किनको प्रॉपर्टी मिलेंगी? तो आई गेस फिर बच्चों को मिलेगी और स्पाउस को मिलेगी। ओके एंड इफ़ आई वुड लाइक, मैं अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी उसमें से। ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और जनरली हम यही देखते हैं कि जहाँ पे भी हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं तो विमेंस, उन लोगों को मतलब इस फील्ड में अवेयरनेस नहीं है। आज की हम विमेंस को देखें तो दे आर ऑल्सो फाइनेंशियली गेटिंग इंडिपेंडेंट, Yeah. दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर करियर, दे आर एक्वायरिंग गुड एसेट्स। बट उनकी एसेट्स का क्या है? मेल के केस में तो लॉज ये कहते हैं कि आपकी पेरेंट्स को, दोनों को नहीं, एटलीस्ट आपकी मदर को तो इंक्लूड किया है, लेकिन फीमेल के केस में आपके पेरेंट्स को कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया है। सो इट्स पेट्रियार्ची और वॉट एवर वी कैन से कि ओल्ड ब्रिटिश टाइम के जो भी लॉज है वो चलते जा रहे हैं। लेकिन नाउ इंडिया नीड्स टू थिंक कि मेल फीमेल की जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो उस इक्वालिटी में अगर फीमेल के पेरेंट्स को आप यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो अगर आपकी जो डॉटर्स हैं वो सिंगल डॉटर्स हैं, मेल चाइल्ड नहीं है फैमिली में, तो आपके पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा? तो लेट्स टेक द क्लियर एग्जांपल कि फीमेल के केस में उनके जो असेट्स है वो उनके हस्बैंड और किड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब अगर सपोज हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, तो जो फीमेल के असेट्स है वो मदर इन लॉ को ट्रांसफर होते हैं। तो ये तो मतलब एकदम, इवन बीइंग अ वुमेन आई ऑल्सो कैन नॉट डाइजेस्ट दिस कि मदर इन लॉ या उनके पेरेंट्स को इंटायरली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके जो सेल्फ एक्वायर्ड असेट्स है। एटलीस्ट मतलब मैं ये नहीं कहती कि पूरा का पूरा उनके पेरेंट्स को जाना चाहिए, बट एटलीस्ट पेरेंट्स को भी कुछ पार्ट मिलना चाहिए, जिससे उनका मतलब जो ओल्ड एज टाइम है वो वेस्ट ना हो। उनको भी एटलीस्ट उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मेडिकल इश्यूज है या वॉट एवर, दे कैन जस्ट फुलफिल दैट। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। मैम, व्हाट हैपेंस इफ कोई बच्चा NRI है, मतलब बाहर पढ़ रहा है या बाहर ही रहता है, उसके पेरेंट्स का डिमाइस हो गया इंडिया में, व्हाट हैपन इन दिस केस? ओके, सो NRIs के केस में भी इट्स अ सेम जस्ट लाइक इंडियन, दे कैन इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इट्स नॉट लाइक, क्योंकि बहुत सारे NRIs को लगता है कि हम इंडिया से बाहर निकल गए तो क्या हमें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स अगर विल लिखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों में इक्वली ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। और इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन का भी मैं आपको बताना चाहूँगी। हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है। अगर हम US, UK, अदर कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ है जो टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉलो करती है, लेकिन इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी तक इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। 80s में ये था, लेकिन फिर इसको एबोलिश कर दिया गया था। तो अगर आपका जो भी NRI चाइल्ड है या फिर इंडियन जो भी है, तो इंडियन एसेट्स को अगर कोई भी इनहेरिट करता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है आप पे। सो इट्स ए टैक्स फ्री। सो डेफिनेटली यू शुड राइट विल एंड देन यू शुड मेंशन कि किन किन को मेरी जो एसेट्स है वो जाएगी। They can just get it, tax free. So that's also one benefit. Okay, that's a great thing. Ma'am, there's one more question कि if I write a will, Okay. उसके बाद क्या होगा will का? Like वो सेव कैसे रखी जाएंगी if I'm not making an online will? Okay. So first of all, that e-will is not valid one. Digital signature बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में वैलिड है, बट विल के केस में ऐसा नहीं है। सो हार्ड कॉपी पे आप वेटिंग सिग्नेचर करेंगे एंड देन दैट ओरिजिनल हार्ड कॉपी विल बी द वैलिड डॉक्यूमेंट। सो उसको सेफ रखने के लिए वी रेकमेंड कि आप या तो उसको आपके बैंक्स या सेफ्टी लॉकर में सिक्योर रखें। और इसमें एक टर्म होता है कि विल में आप एक पर्सन को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो मेरी विल है वो मेरी डेथ के बाद पिक्चर में आएगी। तो व्हेन आई वाज नॉट अवेलेबल एंड आई वोंट बी अवेलेबल, तो मेरी एब्सेंस में मेरी फैमिली को कैसे पता चलेगा कि देयर इज अ विल इन प्लेस। सो दैट्स व्हाई आपने मूवीज में भी देखा होगा कि एग्जीक्यूटर एक पर्सन आता है फैमिली में और वो बताता है कि आपके फादर ने ये विल लिखी। सो दैट पर्सन इज एग्जीक्यूटर।
So will में you appoint a person, any trustworthy, it can be your any family member, your colleagues, your neighbors, as an executor. That executor knows that yes, there is a will in place. तो आप उनको एक communicate करते हैं. Executor को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि मेरे क्या assets हैं. Okay. He not need to read the will document. It just कि उनको पता है आपने will लिखी है और वो आपके बैंक लॉकर में या फिर आपके घर पे इस कबर्ड में सेफली सिक्योर्ड जगह पे रखी हुई है. तो जब भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है तो वो एग्जीक्यूटर वहाँ से विल एक्सेस करके आपकी फैमिली को हैंड ओवर कर सकते हैं और जो भी उसमें विशेस मेंशन करी हुई होती है वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको हेल्प करता है. ओके मैम, व्हाट हैपेंस इफ़ मेरे मल्टीपल लोकेशंस पे मेरे एसेट्स हैं, लाइक एक जयपुर में है, एक बॉम्बे में है, या फिर कुछ एसेट्स इंडिया में है, कुछ आउट ऑफ इंडिया है. व्हाट हैपेंस इन दैट केस? ओके, दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो फर्स्ट आई टेक इंडिया एग्जाम्पल कि आपकी मल्टीपल लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज़ है, जैसा कि आपने बताया जयपुर में, बॉम्बे में, पुणे में. ओके, तो लोगों को ये लगता है कि मेरी मल्टीपल लोकेशंस में है तो मुझे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके असेट्स इंडिया में किसी भी लोकेशन पे है, उसके लिए आपका सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा, जस्ट वन विल. ओके, सो यू जस्ट नीड टू मेंशन कि मेरे ये असेट्स है इस लोकेशन पे है. तो जब आप अपनी वसीयत बनाते हैं तो उन पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का एड्रेस, लोकेशन, पिन कोड, ये सारी बेसिक डिटेल्स डालते हैं. ओके. और उनका एक ही डॉक्यूमेंट होता है और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे रजिस्ट्रेशन, नोटरी, वो आपका जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपका आधार कार्ड, उन आईडी के बेसिस पे उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है. तो आपके इंडियन असेट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा. नाउ इफ वी टॉक कि हमारे अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि जो इंडियन लॉज है वो इंडिया की प्रॉपर्टीज पे ही एप्लीकेबल है. बाहर की जो हमारे फॉरेन एसेट्स है कि सिंगापुर, यूएस, यूके हमारे कोई एसेट्स है तो उनके अपने कंट्री के सेपरेट लॉज हैं. तो उनकी जो भी हमारे एसेट्स हैं तो वी रेकमेंड कि यू शुड हैव कंट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स. कि इंडियन एसेट्स के लिए मेरा इंडियन विल है और मेरे यूएस एसेट्स के लिए मेरा यूएस विल है. ताकि फ्यूचर में जब वो एग्जीक्यूट करनी हो तो दोनों कंट्रीज के लॉज में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. और आपका स्मूथ ट्रांजैक्शन हो पाए उस टाइम. ओके मैम, ऐसी कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो विल लिखने से पहले कंसिडर करने चाहिए किसी भी इंसान को? ओके, तो विल लिखने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने पूरे प्रॉपर्टीज़ जो है उनको लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए. क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारी फैमिलीज़ को पता नहीं होता है कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है. क्या? इवन आई डोंट नो कि वेयर माई फादर हैज़ इन्वेस्टेड. इफ़ आई आस्क यू कि do you know what other investment other than these house properties, do you know what FDs, mutual funds, insurance policies are there? So first important point is just to list down all the asset list and then decide how you want to distribute it. Okay. And then you just need to pick one person as an executor, a trustworthy person, so that in your absence he can take your responsibility and distribute your assets as per your choice. Okay. And then another important thing is a witness. Okay. So you need to choose witnesses to whom you can trust. Because in your absence, अगर उस will पे कोई भी challenges आते हैं, कोई भी problem होती है, तो that person, that witnesses, कोर्ट में जाकर के जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस दिस इज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट. सो वो विटनेस अननोन नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी पर्सन को रैंडमली पिक कर रहे हैं कि मेरा विल विटनेस कर दो. एटलीस्ट दे शुड बी ट्रस्टवर्दी एंड यंगर देन यू. ओके, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. मैम आफ्टर दैट विल को बदला जा सकता है? नहीं, आफ्टर दैट नहीं बदला जा सकता है. क्योंकि जो विल लिखते हैं उसको हम टेस्टेटर करते हैं, उनका सिग्नेचर मैंडेटरी है. तो उन्होंने जो लिख दिया है दैट्स फाइनल. ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू कैन अपडेट इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट अगेन इट नीड्स टू बी साइंड एंड वॉट एवर लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर दैट नीड्स टू बी टेकन केयर. ओके मैम, नाउ आई हैव सम मिथ्स एंड फैक्ट्स. आप हमें बताइएगा कि इन क्वेश्चंस में से कौन से मिथ्स हैं और कौन से फैक्ट्स हैं. एब्सोल्युटली. यस. And the first is writing a will can be expensive and time consuming. Okay. So yeah, in India, it's generally like people think writing a will can be, daunting and then it can be expensive. So obviously, there are a lot of, caps कि हम इस lawyer के पास जाएंगे तो हमारे expenses इतने होंगे या फिर हमारी जो property की valuation है उसके accordingly percentage wise charge किया जाएगा. So obviously, it's a, general common practice in India that's happening. But agar nowadays there are lot of new technology drive platform wherein you can just get your documents with a
nominal pricing, and then with a smooth process. You not need to go anywhere. It can be just like chai pe chacha and sitting on sofa. Yeah. So very comfort of your, from comfort of home, you can just prepare your document, get the draft done. So it can be very easy process nowadays. My second myth or fact is nominations and joint holding serves as an effective alternative of will. Yeah, so again it's a myth because people think कि हमने nominee appoint कर दिया है तो we not need to write a will. Yeah. But there are tons of cases wherein you just have appointed the nominee but there is no will in place. Yeah. तो आपका जो nominee है that is considered as a custodian of your assets. Okay. He cannot consume it. फॉर एग्जाम्पल आपके FDs हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें आपने नॉमिनी अपॉइंट किया है तो वो नॉमिनी बैंक उसको दे देगा लेकिन वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी आपके लीगल आयर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी प्रॉपर्टी. Okay. तो नॉमिनी विल बी ट्रीटेड एज अ केयर टेकर बट ही कैन नॉट यूज दैट. सो दैट्स वाई यू शुड राइट अ विल. नॉमिनी है और आपने उन दोनों को मतलब कंसोलिडेट करके पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि मेरे जो असेट्स हैं वो किन किन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. Then it will be a 360-degree secure document for you. Okay. My third myth or fact is property will be transferred to spouses and children without dispute. Okay, so here generally as we discuss the legal hierarchy, so it's a myth around Indians कि मेरी property मेरी spouse को 100% चली जाएगी. उनको actual जो legal hierarchy वो पता नहीं होती है. तो अब किसी की death हो गई तो उनको लग रहा है कि मेरे husband और बच्चों या फिर मेरी wife और बच्चों को equally सब कुछ मिल जाएगा. अब इसमें आपकी mother को भी share मिलता है और अब आपके फादर को एक्सक्लूड कर दिया है, तो ऐसे में फैमिली में फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बिकॉज ये सारा आप पैसों का ही खेल ले. तो फैमिली में जब एक भी मेंबर एक्सक्लूडेड है तो उनके ऊपर रिस्क होती है, तो बाद में डिस्प्यूट क्रिएट होता है. तो ये एक अगेन मिथ है. Okay. तो अगर आप वसीयत लिखते हैं तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि मेरी जो असेट्स है वो किस रेशो में किस पर्सन को जानी चाहिए. Okay. My next myth or fact is what happens if a divorce is in process? Okay. So whenever there is a divorce case going on, Yeah. so what happens generally, these cases takes like years, minimum 5-10 years to get the actual decree. Yeah. So if one of the spouse dies during the divorce case going on in the court, so that your spouse is considered as your husband or wife. Okay. So the property goes to, for example, husband died, then wife's entire property will be transferred to the even if there is a divorce case pending. So it's use pain point for that couples because already divorce case is going on, and then even though any unfortunate circumstances happen, then the property is still going to the another spouse. Okay. But if you want to protect your parents or any other siblings and you want to exclude your spouse during the divorce case, you should plan this will document so that it's secured. Okay. Ma'am, my next fact is or myth is a will should be written on stamp paper. Okay, so see, a stamp paper is not mandatory on a will document, but yeah, it's recommended at least you have a stamp paper, get it notarized or registered, so that it adds authenticity of Okay. a legal document. Okay. My But a stamp paper is not mandatory. Okay. Next is wills are typically for wealthy people. Okay, so it's a very interesting question. सबको ये लगता है कि will जैसा डॉक्यूमेंट तो अंबानीज और उनके लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है. इवन मिडिल क्लास के लिए आई वुड से कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास पहले ही एक मतलब लिमिटेड असेट होता है और उसमें से भी वो अनक्लेम्ड रह जाएगा. बिकॉज करेंटली इफ यू विल बी सरप्राइज टू नो 82,000 crore rupees is lying unclaimed in the banks, in various FDs, mutual funds, because families have no clue कि our family members have invested in these sort of assets. Okay. तो अगर आप will नहीं लिखते हैं तो आपकी फैमिली को पता नहीं है, तो assets lying unclaimed and then it goes beyond your control. Okay. My next myth or fact is making changes to a will after its creation is not possible. And it's again a myth because during your lifetime you can change or update a will n number of times. So whenever you acquire any new assets or is there any life changing event is happening, so you can update it. But even if someone missed to update the will document, there is a residuary clause.
So wherein we, ensure that any of my future assets will be covered in it. So you can mention a residuary beneficiary. If you miss updating it, even though those assets will be transferred to your named beneficiary. Okay. Ma'am, my final myth or fact is verbally instructing someone to distribute assets as per your wish is sufficient. No. So verbal wills are not recognized in India. Yeah. It should be a written document, and properly vetting signature is mandatory. 2 witnesses are also mandatory. So verbal is not considered. Okay. Ma'am, that was great talking to you. My final question to you is how Asan Will can help people with the will documentation? Okay. So we build this platform Asan Will to, जो भी old age people है या फिर जो भी young entrepreneurs है, founders हैं, they started acquiring wealth in their late 30s, early 40s. So they should start planning. So first benefit is you can start, getting your important documents from the comfort of your home. You can leverage technology. You can just fill the online form. It's very smooth process. Auto-populated form is there. You can just fill it, and our legal team is available on consultations and all. And you get the draft sitting at your home. And then we also help with doorstep services like notarization and all. So you not need to go anywhere. If, for example, I'll give you a recent, client example. So one of the client is 80 years old and he is bedridden. He is not well. He cannot even step out of the home. So what we are helping Indians is with the doorstep registration, wherein the government sub-registrar officer is also coming at your home. Okay. For doing the registration. So it's, going to be a game changer in India. Okay. Wherein your old age parents not need to step even out of the home to get these, complex legal documents to be in place. Yes. So it's going to be a vast market in India. Okay. It was a great conversation with you, ma'am. Thank you for coming on our podcast. Thank you so much. Thanks a lot.